तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल फॉर्म किया है जो कि TCA साइकिल का एक टर्न है। यहाँ पर एक भी कंपाउंड्स के नाम नहीं लिखे हैं, ना एंजाइम्स लिखे हैं, ना इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा वो लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम जो पढ़ेंगे पूरी TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल, तो आपको समझ में भी आना चाहिए, सारे कंपाउंड्स के नाम भी याद होना चाहिए, कितने एंजाइम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। तो हम साथ ही साथ बनाएंगे और याद भी करते जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले TCA साइकिल होती है ग्लाइकोलाइसिस के बाद। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज आता है। कौन आता है, ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज का क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या फॉर्म होता है, पायरुविक एसिड फॉर्म होता है या पायरुवेट फॉर्म होता है। अब पायरुविक एसिड जो है वो है 3 कार्बन, ग्लूकोज है 6 कार्बन। अब पायरुविक एसिड 3 कार्बन होने के बाद वो बोलता है मेरे पास 3 कार्बन बहुत ज्यादा हैं, मुझे 3 कार्बन नहीं चाहिए, मुझे अपना 1 कार्बन अलग करना है। तो पायरुविक एसिड अपने 3 कार्बन में से 1 कार्बन को रिलीज करेगा, और जैसे ही वो रिलीज करेगा 1 कार्बन, तो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा 1 कार्बन, और कितने कार्बन बचेंगे, 2 कार्बन। तो यहाँ पर जो कंपाउंड आएगा वो कैसा कंपाउंड होगा, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और उसका नाम होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ग्लूकोज का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन प्रोसेस में एनारोबिक कंडीशंस के अंदर रिडक्शन होता है NAD+ बनाने के लिए, चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद पायरुविक एसिड का भी ऑक्सीडेशन होता है, क्या फॉर्म करने के लिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म करने के लिए। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कितना कार्बन है इसके पास में, 2 कार्बन है। अब ये पूरी साइकिल में हमको कंपाउंड्स याद करने, कितने इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बने, उसके बाद हम देखेंगे कौन सी रिएक्शंस हुई है, सारी रिएक्शंस के नाम याद करेंगे, देन एंजाइम्स कौन कौन से पार्टिसिपेट करें वो भी याद करेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छे से क्रेब्स साइकिल याद हो जाएगी। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, पायरुविक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड का अगेन ऑक्सीडेशन हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। ये याद रखना, ग्लूकोज 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन है, पायरुविक एसिड को 3 कार्बन नहीं चाहिए, 1 कार्बन रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और बन जाएगा क्या, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन है उसको और बड़ा बनना है। बड़ा बनने का मतलब है उसके पास केवल 2 कार्बन है, उसकी चाहत है कि वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन जाए। तो या तो इसके पास कोई 2 कार्बन के 2 और आ जाए तो 6 हो जाएंगे, या डायरेक्टली कोई 4 कार्बन का कंपाउंड इसके पास आ जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास, तो वो उसके साथ मिलके क्या बना लेगा, 6 कार्बन। तो यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम के पास में एक कंपाउंड आएगा जिसका नाम होता है OAA, जो आपने C4 पाथवे में पढ़ा था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास आ जाता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहता है 6 कार्बन का। कहाँ, वो केवल 2 कार्बन का, और उसको 6 कार्बन बनना है। तो ये दोनों मिलकर आपस में एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम रखा गया है सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल के नाम पर। उसका नाम होता है सिट्रिक एसिड, या फिर आप लिख सकते हो सिट्रेट, जो कि आयोनिक फॉर्म होती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, सिट्रेट। सिट्रिक एसिड आपने कई बार सुना होगा कि दूध में डाल देते हैं थोड़ा सिट्रिक एसिड तो वो फट जाता है, पनीर बन जाता है, खट्टा स्वाद होता है सिट्रिक एसिड का, ये वही सिट्रिक एसिड है, सिट्रेट है। अब यहाँ पर ये देखो 4 कार्बन 2 कार्बन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सिट्रेट। तो सिट्रेट कैसा कंपाउंड हो गया, 6 कार्बन का कंपाउंड हो गया। इतना याद हो गया क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब सिट्रेट थोड़ा थक गया है, वो सोना चाहता है, तो क्या हो जाएगा, सो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, आइसोसिट्रेट। तो सिट्रेट से क्या बनेगा नेक्स्ट कंपाउंड, आइसोसिट्रेट।
अभी यहाँ पर हम लोग केवल कंपाउंड्स के नाम याद कर रहे हैं। ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में मिलके सिट्रेट, और सिट्रेट आकर सो गया तो क्या बन गया, वो आइसोसिट्रेट बन गया। अब आइसोसिट्रेट के बाद नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा, उसके लिए याद करने के लिए एक टर्म आप सुनते होंगे, कीटो डाइट। आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, कीटो डाइट फॉलो करते हैं और सडनली वेट लूज कर देते हैं। तो हम लोगों को वेट लूज से कोई मतलब नहीं है, कीटो डाइट से भी कोई मतलब नहीं है। मुझे कीटो डाइट का एक वर्ड चाहिए, दैट इज कीटो, और वो कीटो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो नेक्स्ट कंपाउंड जो बनेगा आइसोसिट्रेट से, वो बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। फाइन। अभी यहाँ पर आइसोसिट्रेट भी कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। अब इसके बाद हम नंबर ऑफ कार्बन्स नहीं लिखेंगे, जब रिएक्शंस पढ़ेंगे, एंजाइम्स पढ़ेंगे, तब हम यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स लिखेंगे। तो अभी तक 6, 3, 2, 6 कार्बन। आइसोसिट्रेट कीटोडाइट से याद कर लो कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन गया। अब देखो, कोई भी एक्ट्रेस है, अगर वो कीटो डाइट फॉलो कर लेती है तो उसका वेट लूज हो जाता है, वेट लूज हो जाता है तो उसको बहुत सारी मूवीज मिल जाती है, मूवीज मिल जाती है तो वो हिट हो जाती है, हिट हो जाती है तो क्या होती है, उसको सक्सेस मिल जाती है। तो हम लोगों को सक्सेस वर्ड यूज करना है। यहाँ पर नेक्स्ट अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। एक मूवी हिट हो गई, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सेस मिल गई, दूसरी मूवी भी हिट हो गई, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का सक्सिनेट। अब बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाती है तो र्यूमर्स बढ़ जाती है, सब जगह अफवाह फैल जाती है कि हाँ, अफवाह नहीं या फिर रियलिटी फैल जाती है कि वो हिट हो गई है, तो फ्यूम्स बन के उड़ गए, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच गई जगह जगह जाकर फ्यूम्स के तौर पर कि वो हिट हो गई है उसकी मूवी। तो यहाँ पर नेक्स्ट बन जाएगा सक्सिनेट से फ्यूमानेट। अब देखो, कीटो डाइट फॉलो करी, सक्सेस मिल गई 2 बार, और उसके बाद फ्यूम्स बन के इंफॉर्मेशन लीक हो गई, सब जगह पहुंच गई, मैगजीन में हर जगह पहुंच गई। अब इतनी सक्सेस मिलने के बाद तो पैसे भी मिले होंगे, पैसे मिले होंगे तो इंसान क्या हो जाता है, माला माल हो जाता है। तो माला माल से MALA ले लो, और फ्यूमारेट से नेक्स्ट कंपाउंड जो बनेगा वो बनता है मैलेट। अब जो ये मैलेट फॉर्म हुआ है, इसके पास, ये माला माल है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं उससे आप कुछ भी चीज मांगोगे वो इजीली दे देगा। तो यहाँ पर मेन कौन है, यहाँ पर TCA साइकिल चल रही है, क्रेब्स साइकिल चल रही है, सिट्रिक एसिड साइकिल चल रही है। वो बोलती है कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको मेरी साइकिल बस कंटिन्यू चलती रहे, मेरी साइकिल। तो देखो, उसको ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम तो ए मिल जाएगा, किसको, TCA साइकिल को। लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम के ख्वाब बड़े हैं क्या, 6 कार्बन बनने के, तो उसको कौन चाहिए, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और वो कौन देगा, जो माला माल है, जो मैलेट है, वो अगेन क्या प्रोड्यूस कर देगा यहाँ पे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और इस तरीके से साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता रहेगा, पायरुविक एसिड अपना एक कार्बन दे देगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा, यहाँ से मैलेट से ऑक्जेलो एसिटिक, जो पहले की एक TCA साइकिल हो चुकी होगी, तो ऑक्जेलो एसिटिक प्रेजेंट होगा, वो उसके साथ मिलके सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट 2 बार सक्सेस आएगी, उसके बाद फ्यूमानेट, मैलेट, और फिर इस तरीके से ये साइकिल, TCA साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। ATP बनता रहेगा इसी साइकिल में, NADH भी बनेगा, FADH2 भी बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। तो ये हो गया क्या पार्ट हमारी TCA साइकिल के, कंपाउंड्स के नाम हम लोगों ने अब पूरे याद हो गए। अब हम देखेंगे कि रिएक्शंस का नाम, जैसे कि ये दोनों मिलके सिट्रेट बना दिया, सिट्रेट इसमें चेंज हो गया, ये इसमें चेंज हो गया, तो कुछ रिएक्शंस हुई होंगी और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने, तो रिएक्शंस के नाम भी डिफरेंट हो गए। तो अब हम देखते हैं क्या रिएक्शंस के नाम। रिएक्शन के नाम पढ़ने से पहले एक पॉइंट समझ लो। देखो, एक वर्ड होता है ऑक्सीडेशन, जो आपको इस रिएक्शन में, साइकिल में बहुत बार देखने को मिलेगा। एक होता है डिहाइड्रोजनेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, आप याद तो कर लोगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये याद कर लोगे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। उसका मीनिंग क्या होता है उसको समझो। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं तो मूव कर रहे हैं। मूव हमेशा वो अकेले नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स के साथ में H+ आयॉन्स भी मूव करते हैं।
हाइड्रोजन भी मूव करता है, ये दोनों साथ में मूव करते हैं। अगर हाइड्रोजन भी मूव कर रहा है तो कहाँ से आएगा हाइड्रोजन? या तो वाटर से आएगा, इधर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, या कोई दूसरे कंपाउंड से। अगर वाटर से हाइड्रोजन आया है तो वाटर से हाइड्रोजन क्या हो गया? निकल के भाग गया आएगा, तो वाटर क्या हो गया? डीहाइड्रोजनेट। किसी के पास कोई चीज थी, उसके पास से वो चीज चली जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? डी आने का मतलब हो गया कि उसके पास जो चीज थी वो चली गई। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, साथ ही साथ H+ आयॉन्स भी मूव करते हैं, कहीं से वो निकल के आते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट होता है जहां से हाइड्रोजन निकलता है वो क्या हो जाता है? डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीडेशन और डीहाइड्रोजनेशन दोनों सेम प्रोसेस है। अगर वर्ड आता है ऑक्सीडेशन तो वहां पे डीहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है। अब ये दोनों टर्म आपकी इस पूरी साइकिल में कई बार आएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। रिएक्शंस में सबसे पहले ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में चेंज होने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो गया, फर्स्ट रिएक्शन। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हुआ है तो पायरुविक एसिड का भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कितनी बार ऑक्सीडेशन हो गया? 2 बार ऑक्सीडेशन हो गया। ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेप हो गई आपकी, फर्स्ट सेकेंड रिएक्शन। अब कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दोनों आपस में मिलके उन्होंने सिट्रेट बनाया, दोनों मिले हैं तो क्या हो गया? कंडेंस हो गया। तो थर्ड रिएक्शन क्या हो गई यहाँ पर? कंडेंसेशन। फर्स्ट हो गई ऑक्सीडेशन, सेकेंड भी हो गया ऑक्सीडेशन, और थर्ड हो गई क्या? कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कंडेंसेशन रिएक्शन होने के बाद में क्या फॉर्म हो गया? सिट्रेट फॉर्म हो गया। अब सिट्रेट ने अपने आप को तुरंत चेंज कर लिया आइसोसिट्रेट में। ये भी सिट्रेट है, ये भी सिट्रेट है। आइसो वर्ड आ गया तो कौन सी रिएक्शन होगी? सिंपल सी बात है, आइसोमराइजेशन। तो सिट्रेट कौन सी रिएक्शन में जाएगा? आइसोमराइजेशन। इसको मैं सेंटर में लिख देती हूँ, आइसोमराइजेशन प्रोसेस। ये हो गई फोर्थ रिएक्शन। अब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोब्यूटारिक एसिड फॉर्म हुआ है। यहां पर रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीहाइड्रोजनेशन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था। आइसोसिट्रेट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में अगर जाता है तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन का रिमूव होना। तो यहाँ पर आइसोसिट्रेट के पास कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। उसके पास से एक कार्बन चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा? सिंपल 5 कार्बन का। इसलिए इसके पहले वाले पार्ट में मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स नहीं बताए थे, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या पढ़नी थी? कौन सी रिएक्शन हो रही है? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। तो क्या बन जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड? 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अगेन सेम प्रोसेस में जाएगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस यहाँ पे दोबारा होगी। ये एरो का मतलब है इन दोनों के बीच कंडेंसेशन हुआ है और एसिटाइल कोएंजाइम ए से सिट्रेट बना। सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कैसे बना? आइसोमराइजेशन प्रोसेस से। आइसोसिट्रेट से अल्फा ग्लूटारिक एसिड कैसे बना? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन से। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अगेन सक्सिनाइल कोएंजाइम बना, कौन सी रिएक्शन से? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन। तो यहां पर भी डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। अब 5 कार्बन में से एक कार्बन चला गया तो कितने बचे? 4 कार्बन। तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में बाय द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर होगा कौन सी रिएक्शन? फॉस्फोराइलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? फॉस्फेट का ऐड होना, और यहाँ पर ही हमारी एटीपी प्रोड्यूस होगी, जो नेक्स्ट हम एंजाइम्स और जब एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है तब पढ़ेंगे। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सेम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, डीहाइड्रोजनेशन हुआ। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में क्या फॉर्म हो गया? सक्सिनेट। अब सक्सिनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर फिर से प्रोसेस क्या होगी? ऑक्सीडेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन, जो पहले भी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये फॉस्फोराइलेशन हो गया ये वाले पॉइंट का, और सक्सिनेट से फ्यूमारेट बन गया ये वाले पॉइंट पे। अब
फ्यूमारेट से मैलेट बनने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, केवल वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, हाइड्रेशन। फ्यूमारेट को वाटर का मॉलिक्यूल दे दो एक और वो अपने आप को मैलेट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, हाइड्रेशन रिएक्शन, जब फ्यूमारेट से मैलेट में कन्वर्ट होता है। और मैलेट ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनाने के लिए अगेन ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो यहां तक समझ में आ गया। कंपाउंड्स के नाम क्या क्या थे, ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन हुआ पायरुविक एसिड का अगेन ऑक्सीडेशन हो गया, और डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ यहाँ पर, क्योंकि एक कार्बन कम हो गया और क्या बन गया यहाँ पर, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। और एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके सिट्रेट बनाया, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, 2 बार सक्सेस आएगी तो सक्सिनेट, देन फ्यूम्स उड़ गए, फ्यूमारेट, मालामाल हो गए मैलेट, और मैलेट से अगेन ऑक्सलो एसिटिक एसिड। एंजाइम्स बाद में पढ़ेंगे। रिएक्शन का नाम क्या हुआ, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, अगेन ऑक्सीडेशन और साथ में डीकार्बोक्सिलेशन, इन दोनों का कंडेंसेशन, आइसोमराइजेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ये 2 बार हो रही है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली 2 बार हो रही है, एक के बाद एक। साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है टीसीए साइकिल के अंदर। फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो ये हो गई आपकी क्या, रिएक्शंस। अब हम पढ़ेंगे क्या, एंजाइम्स। जब ये सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बने हैं तो कौन से एंजाइम्स ने पार्टिसिपेट किया है। एंजाइम्स रिएक्शन के बाद इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आपको रिएक्शन का नाम याद है तो एंजाइम का नाम भी याद हो जाएगा, क्योंकि आधा नाम एंजाइम का रिएक्शन के नाम पर ही होता है। एंजाइम्स के नाम में सबसे फर्स्ट आएगा सिट्रेट का एंजाइम। यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होने के बाद में क्या प्रोडक्ट मिला, सिट्रेट मिला। तो एंजाइम कौन सा हो जाएगा, सिट्रेट सिंथेज, यानी कि सिट्रेट को बनाने में हेल्प करने वाला एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। तो यहां पर एंजाइम का नाम हो जाएगा सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। ठीक है, अब सिट्रेट से आइसोसिट्रेट जस्ट कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, तो यहां पर आ जाएगा एंजाइम का नाम एकोनाइटेज एंजाइम। पहला सिट्रेट बना तो सिट्रेट सिंथेज, सेकेंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एकोनाइटेज। नेक्स्ट बहुत इजी रहेगा, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनने में कौन सी रिएक्शन हुई थी, डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा जो आइसोसिट्रेट को डिहाइड्रोजनेट करके अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना देगा। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम कैसा आ जाएगा, ऊपर वाला पहला रिएक्टेंट का नाम लिखा जाएगा क्या, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि रिएक्शन कौन सी हो रही है, डिहाइड्रोजनेशन। तो सेम इस तरीके से यहाँ पर भी तो डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस हो रहा है। तो इस एंजाइम का नाम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब बनेगा तो एंजाइम का नाम आ जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। बहुत सिंपल है, रिएक्शंस के नाम पर ही 2 एंजाइम्स के नाम हो गए। अब ये वाली रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के अंदर सक्सिनाइल कोएंजाइम में से क्या बन रहा है, सक्सिनेट बन रहा है। तो सक्सिनेट सिंथेज एंजाइम, यहां पर मैं लिख देती हूँ एंजाइम, ये एंजाइम। नेक्स्ट सक्सिनेट से फ्यूमारेट में अगेन डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो यहां पर भी उस एंजाइम का नाम कैसा हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे कौन हो रहा है डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट। तो इधर एंजाइम का नाम हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये तो बहुत सिंपल है, सिट्रेट बना तो सिट्रेट सिंथेज हो गया, यहाँ पे सक्सिनेट बना तो सक्सिनेट सिंथेज हो गया, लेकिन सिट्रेट दोनों जगह यहाँ पे आइसो है तो एकोनाइटेज। यहाँ पर दोनों में डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस हो रही है, तो आइसोसिट्रेट का डिहाइड्रोजनेशन हुआ तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का डिहाइड्रोजनेशन हुआ तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनाइल कोएंजाइम ने हेल्प किया सक्सिनेट को बनाने के लिए, तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं हो रही है तो यहाँ पे सिंथेज आ गया। अगेन यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो सक्सिनेट का ही होगा ना, तभी तो फ्यूमारेट बनेगा, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। और सिंपल सी बात है, फ्यूमारेट से बनेगा क्या, मैलेट, हाइड्रेशन प्रोसेस से। तो यहाँ पर फ्यूमारेट से मैलेट बना और एंजाइम का नाम क्या हो गया,
फ्यूमारेज, बहुत सिंपल, फ्यूमारेज एंजाइम। अब मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना, तो मैलेट और रिएक्शन क्या हो रही है, डिहाइड्रोजनेशन, तो कौन सा आ जाएगा, मैलेट डिहाइड्रोजनेज। देखो ऐसा याद करने का एक और सिंपल तरीका ये होता है, देखो यहाँ वाले एंजाइम में सक्सिनेट का नाम आ गया, तो नेक्स्ट एंजाइम में हम सक्सिनेट या मैलेट का नाम नहीं ले सकते, फ्यूमारेट का नाम भी आना जरूरी है। ये वाली रिएक्शन में सक्सिनेट आ गया, तो नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर कौन आएगा, फ्यूमारेट आ जाएगा, और उसकी नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैलेट वर्ड आ जाएगा। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इस वीडियो को 3 से 4 बार देखो, या आप कोई भी बुक के अंदर एक एक करके धीरे धीरे पढ़ो टीसीए साइकिल को, तो पूरी रिएक्शंस, पूरे इंटरमीडिएट्स, पूरे एंजाइम के नाम, पूरी रिएक्शंस के नाम और कितनी एटीपी कितने एनएडीपीएच बने वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। टीसीए साइकिल बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ा है। पहले आप सारे कंपाउंड्स के नाम याद करो, ये याद रखो कि एक साइकिल है तो सर्कुलर फॉर्म ही बनेगा। कितने कंपाउंड्स है, नंबर ऑफ कंपाउंड्स पहले याद रखो कि 9 इसमें पार्टिसिपेट करे थे कि 11 पार्टिसिपेट करे थे। उसके बाद उसमें कौन सी रिएक्शन सेकेंड नंबर पे याद करो। देन याद करो कि रिएक्शंस के बाद एंजाइम्स कौन से पार्टिसिपेट करे थे, और नंबर ऑफ कार्बन अगर याद करते हुए चलोगे तो आपको यहाँ पर जो डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस पे याद रहेगा कि डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ है, तो नंबर ऑफ कार्बन हमको कम करना है। तो यहां तक क्या हो गया आपका कंप्लीट, रिएक्शन के नाम भी, एंजाइम्स के नाम भी। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट टीसीए साइकिल का, जैसे ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद हमको एनर्जी चाहिए, तो टीसीए साइकिल होने के बाद भी एनर्जी चाहिए। अब ये पूरी रिएक्शंस में एनर्जी कहाँ रिलीज होगी और कौन से फॉर्म में रिलीज होगी। अब देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल के अंदर एटीपी, NADH और FADH2 कहां पर सिंथेसाइज हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, तो इसका मतलब यहां पर रिलीज होती है क्या, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, सिट्रेट बनते समय यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है, यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर कौन यूज हो रहा है, 1 वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, एक पॉइंट याद रखना, जहां पर भी डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस हो रहा है या ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, वहां पर NAD+ से NADH+H+ फॉर्म होता है। और नेक्स्ट, जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस से बनता है, तब यहां पर एक मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ कन्वर्ट होता है NADH+H+ आयन में। ये हो गया फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ NADH। नेक्स्ट कहां पर हो रहा है डिहाइड्रोजनेशन, अगेन ये वाली स्टेप में हो रहा है, तो यहां पर भी क्या बनेगा, एक NAD+ से NADH+H+। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, मूव होंगे, साथ ही साथ H+ आयन्स भी बनेंगे, तो वही H+ आयन्स मूव होके क्या बन जाते हैं, यहाँ पर हेल्प करते हैं NADH फॉर्मेशन में। और यहाँ पर भी अब आप सोचोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स बने थे वो कहाँ गए, जो भी साथ में इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो बचते जाएंगे, सेव होते जाएंगे, और वो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे टीसीए साइकिल के बाद में, वो यूटिलाइज होंगे कहां पर, ETC के अंदर। तो ये हो गया सेकेंड नंबर पे आपका क्या, डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस के अंदर NADH फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, सक्सिनाइल को एंजाइम A से सक्सिनेट जब बनता है तो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होती है। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का ऐड होना, तो सक्सिनाइल को एंजाइम A के ऊपर फॉस्फेट आके बैठ जाता है, तो ये बन जाता है क्या, सक्सिनाइल फॉस्फेट। सक्सिनाइल फॉस्फेट जैसे ही बनता है वो अपना फॉस्फेट दे देता है किसको, GDP को। GDP को जैसे ही एक फॉस्फेट मिलता है तो वो बन जाता है क्या, GTP, और GTP अपना फिर एक फॉस्फेट दे देता है किसको, ADP को। तो यहाँ पर जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट फॉर्म होता है तो यहाँ पर एक ADP मॉलिक्यूल बना लेता है एक ATP। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में एक ATP प्रोड्यूस हो गई है। अभी हम क्रेब्स साइकिल में ऊपर से आते जा रहे थे, वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज हो गया, यूज हो गया, ये रिएक्टेंट की तरफ में होगा पूरी रिएक्शन में।
सेकेंड डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस के अंदर यहाँ पर NaDH प्लस H प्लस फॉर्म हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या रिलीज होती जाएगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हो गई। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे NaDH फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर ADP से ATP फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे फिर से डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर NAD प्लस की जगह पर ये वाला पार्ट जो है सक्सिनेट से फ्यूमारेट वाला, यहाँ पर जो ये एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, ये पूरी क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर हो रही है। मैट्रिक्स के पास में ही इनर मेम्ब्रेन लगी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इनर मेम्ब्रेन के पास से कौन आता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम आता है। तो यहाँ पर कौन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, FAD से FADH2 प्रोड्यूस होता है। 1 2 3। अब देखते हैं फोर्थ, यहाँ पर हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है फ्यूमारेस से मैलेट, तो यहाँ पर एक और वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहा है। तो पूरी क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो गए, 2, पहली कंडेंसेशन के अंदर, सेकेंड हाइड्रेशन प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट कैसे ATP NADH FADH2 प्रोड्यूस हो गया। अब एक ओवरऑल रिएक्शन पढ़ना बाकी है कि TCA साइकिल के अंदर टोटल ATP कितनी बनी है। तो देखो, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड कितने बनाता है, 2 पायरुविक एसिड बनाता है। अभी हम यहाँ पर कितना पायरुविक एसिड लेके चल रहे हैं, ओनली 1 पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड जब पूरी क्रेब्स साइकिल के अंदर चलता है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज करता है। 2 पायरुविक एसिड बने तो कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। एक ग्लूकोज से एक पायरुविक एसिड बना, एक क्रेब्स साइकिल के अंदर NADH प्लस H प्लस कितने बने, एक यहाँ पे बना, ये पहला डिहाइड्रेशन प्रोसेस में, 2 and 3 NADH बने एक पायरुविक एसिड के यूटिलाइजेशन से क्रेब्स साइकिल में। तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं तो दूसरी क्रेब्स साइकिल भी होगी, तो कितने हो जाएंगे, 2 3 जा 6 NADH प्लस H प्लस बनेंगे। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए टोटल, एक ग्लूकोज से 4 वाटर मॉलिक्यूल्स और 6 NADH H प्लस बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, FADH2 की, कितना बनेगा, एक साइकिल में एक पायरुविक एसिड से एक FADH2 बनता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 2 पायरुविक एसिड होते हैं, तो 2 into 1 2 FADH2 प्रोड्यूस होगा। ATP, एक साइकिल में एक ATP, 2 पायरुविक एसिड की 2 ATP प्रोड्यूस होगी। और क्या बना इसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज हुई, 1 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला प्रोसेस क्रेब्स साइकिल में नहीं आता है, क्रेब्स साइकिल यहां से स्टार्ट होती है। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक नंबर ऑफ साइकिल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो 2 पायरुविक एसिड होते हैं, तो 2 2 जा 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब हम इसको पूरी रिएक्शंस को अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पर मैं ये साइकिल को रब नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, तो ये साइकिल को पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से था, पायरुविक एसिड से। तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या, पायरुविक एसिड प्लस, अभी मैं रिएक्टेंट साइड्स लिख रही हूँ। पायरुविक एसिड जैसी क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हुई तो पहला वाटर मॉलिक्यूल यूज हो गया, तो पूरी एक क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए थे, 1 and 2। तो यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हुए। अब यहाँ पर NAD प्लस कितने यूटिलाइज हुए, रिएक्टेंट साइड हम देख रहे हैं, NADH प्रोड्यूस हुआ है तो वो प्रोडक्ट साइड जाएगा। यहाँ 1 NADH, ये 2 और ये 3, तो ये हो गया क्या, 3 NAD प्लस। नेक्स्ट हम बात करेंगे FAD, ओनली 1 FAD एक साइकिल के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो वो रिएक्टेंट साइड में नहीं आएगी। ATP सिंथेसाइज हो रही है तो ADP यूज होगा, तो कितना ATP बना है, एक ATP, तो यहाँ पे 1 ADP प्लस PI मॉलिक्यूल। तो ये हो गई क्या आपकी स्टार्टिंग की इनिशियल रिएक्टेंट साइड की TCA साइकिल की रिएक्शन। अब क्या फॉर्म होगा, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकली, 2 CO2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुए हैं, वो प्रोडक्ट में नहीं आएंगे। नेक्स्ट 3 NAD प्लस से कितने NADH फॉर्म हो जाएंगे,
3NADH, 3NADH प्लस 3H प्लस FADH से FADH2, सॉरी FAD से FADH2, वो भी 1। एक ATP प्रोड्यूस हुआ है एक ADP से, तो ये हो गया 1 ATP। तो ये हो गई क्या आपकी रिएक्शन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 NADH, 1 FADH एंड 1 ATP 1 साइकिल का। अब अगर मैं बात करूं 2 साइकिल, यानी कि 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल थे पूरे 1 ग्लूकोज से, तो यहां पर प्रोडक्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, 4 CO2 बनेगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 NADH प्लस 6H प्लस 2 FADH2 और 2 ATP। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, एक क्रेब्स साइकिल में कंप्लीट होने के बाद में कितनी ATP फॉर्म होती है, 2 ATP फॉर्म होती है, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, दोनों अपनी अपनी क्रेब्स साइकिल चलाते हैं, एक ATP बनाता है, दूसरा दूसरी ATP बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा TCA साइकिल का।